Okay, so let's continue. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर के लिए हम सीरीज ऑफ लेक्चर यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, या कह लीजिए कि इन सीरीज ऑफ लेक्चर्स को हम कंडक्ट करते जा रहे हैं। और प्रीवियस एक ही लेक्चर हमने इसमें पहला लेक्चर हमने इसमें कंडक्ट किया था, जिसमें हमने कुछ बहुत बेसिक सी बातें रिगार्डिंग दी चार्ज की और समझने की कोशिश की। जैसे सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम उन कंसेप्ट्स पर बात करते हैं जो चार्ज के रेस्ट कंडीशंस में हमें ऑब्जर्व करने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नथिंग बट द स्टडी ऑफ चार्ज, द बिहेवियर ऑफ चार्ज, द प्रॉपर्टीज शोन बाय द चार्ज व्हाइल इट इज एट रेस्ट। फिर हमने ये भी समझा कि चार्ज किसी भी बॉडी पर कब आ सकता है और कितने टाइप्स में वो चार्जेस डेवलप हो सकते हैं। तो इन ऑल दैट डिस्कशन हमें ये समझ आया कि जब कभी हम ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी चार्ज हो गई है या उस पर चार्जेस आ गए हैं, स्टैटिक चार्जेस, रुके हुए चार्जेस, तो ये उस वक्त आते हैं जब हम उस बॉडी पर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं या उस बॉडी पर हम कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ला करके रखते हैं। So we got to know that the excess of electron and the deficiency of the electron causes the charging of the body. Now whenever the electrons are in excess, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो वो पर्टिकुलर बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। एंड व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन्स आर इन डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन्स आर लेस इन नंबर, इलेक्ट्रॉन्स आर शॉर्ट, आप ऐसे कह लीजिए, सो इन दैट केस वो पर्टिकुलर बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और अगर किसी बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एग्जैक्टली सेम है तो उस बॉडी पर कोई चार्ज अपीयर नहीं होगा, एंड इन सच केस उस बॉडी को हम कहते हैं न्यूट्रल। फिर हमने चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पर भी डिस्कशन किया, उसके यूनिट्स, डायमेंशंस, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, इन सभी बातों पर हमने कुछ डिस्कशन किया। जो एट द एंड चार्ज की हमने कुछ प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश की है, उसे अगर मैं बहुत जल्दी से रिवाइज कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराए जा सकते हैं। चार्जेस में आपस में इंटरेक्शन होता है और वो लाइक चार्जेस रहने पर रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस रहने पर अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड, they cannot be created, they cannot be destroyed, they just can be transferred from one body to the another body. Charges are quantized. This is very important property. On the basis of this property we wrote every charge will come in the integer multiple of 1.6 into 10 to the power minus 19, where 1.6 into 10 to the power minus 19 is the charge of a single electron. And a charge at rest will create electric field. A charge moving with constant velocity will create electric and magnetic field. And a charge moving with acceleration will create electric magnetic fields, as well as it will radiate energy in the form of electromagnetic waves. तो ये सारा डिस्कशन अपना पिछले लेक्चर में हो चुका है, तो ये मैंने आपको बस एक रिवीजन के तौर पे ये सारी बातें यहाँ पे बताई। आज की इस क्लास में हम कुछ छोटे से आर्टिकल पर डिस्कशन करेंगे, एक थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ 8-10 क्वेश्चन इससे रिलेटेड, हम एलिमेंट्री क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करें। ये ख्याल रहे कि हम जो भी डिस्कशन अभी कर रहे हैं पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में, ये बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत बेसिक बातें हैं। एक्चुअल में इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं बाय कूलम्स लॉ, दैट वी विल बी डूइंग इन द कमिंग लेक्चर। अगली क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं कुछ बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूं, बहुत फंडामेंटल बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़े वैसे वैसे हमारी जो सब्जेक्ट की डेप्थ है वो अच्छी होती जाए। सो वी आर जस्ट टॉकिंग ऑन बेसिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब ये बात तो हमें समझ आ गई कि हम इलेक्ट्रॉन के एक्सेस होने पर, ज्यादा होने पर, या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होने पर क्लेम करते हैं कि बॉडी के पास चार्जेस आ गए। ऑफ कोर्स मैं इस बात को रिपीट कर दूं, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे तो फिर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल क्रिएट पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल क्रिएट नेगेटिव चार्जेस। बट द क्वेश्चन इज दैट कि ये चार्ज कैसे अपीयर करवाया जाए, इसे कैसे चार्ज किया जाए। इलेक्ट्रॉन कोई ऐसा
एप्पल तो है नहीं कि भाई एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया आपने। स्फीयर तो है नहीं कि भाई आसानी से आपके आपके हाथ में आ गया और आपने एक बॉडी पर उठा के इलेक्ट्रॉन को रख दिया। दिस इज नॉट दैट इजी टू से, मतलब जैसा हम बोल रहे हैं वैसा उतना आसान नहीं है कि भाई इस बॉडी के पास से इलेक्ट्रॉन निकाल लो। कैसे निकालोगे? क्या दिख रहा है आपको? क्या तरीका होगा इलेक्ट्रॉन के निकालने का? और क्या वाकई ये पॉसिबल है? और अगर है तो फिर क्या हमको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज इसमें करनी पड़ेगी? क्या हम आसानी से ऐसा कर सकते हैं? तो ये सारी बातें हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पढ़ेंगे। एंड लेट मी टेल यू कि हम 6-7 मेथड से इलेक्ट्रॉन्स 6-7 अलग अलग मेथड्स के जरिए जो है ना चार्जिंग कर सकते हैं, किसी भी बॉडी पर चार्ज ला सकते हैं। और मैं बस उन मेथड्स के बारे में बात करूंगा जो हमें कहीं ना कहीं सिलेबस में इधर उधर रैंडमली किसी अलग अलग चैप्टर में पढ़ने का मौका मिले। तो आइए एक एक करके इन सभी प्रोसीजर्स को, फिजिकल तरीके जो हैं जिससे हम बॉडी पर चार्जेस को अपीयर करवा सकते हैं, उनको समझने की हम कोशिश करते हैं। बस ये मालूमाती तौर पर है, आप ऐसे समझिए कि ये इंट्रोडक्टरी आइडियाज हैं। और कोई खास ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे एग्जामिनेशन में तो नहीं आता है कि भाई ये बताओ थ्योरेटिकल वे में कि कैसे लिखना है। लेकिन बगैर इस चीज को समझे हम इस चैप्टर में आगे भी नहीं बढ़ सकते। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं वीक रह जाएगी अगर हमें ये समझ नहीं आता है कि भाई चार्जेस आते कैसे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है। सो आइए स्टार्ट करते हैं पहले मेथड से। फर्स्ट, पहला जो मेथड है हमारा वो है बाय फ्रिक्शन। कितना आसान, कितना कितना आसान देखें आप। फ्रिक्शन, बस रगड़, ठीक है, दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ टच करके बस मसल देना है उनको। ऐसा करने से चार्ज आ जाएगा? ये कमाल की बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है बच्चों, जब हम दो अलग अलग टाइप की, दो अलग अलग वैरायटी ऑफ बॉडीज ले लेते हैं। मान लीजिए एक क्लॉथ लिया हमने या एक रॉड लिया, ठीक है। अब इन दोनों बॉडीज के बीच में हम कांटेक्ट करके इनको एक दूसरे पर बड़ी ताकत से मूव कराते हैं, इनके अंदर फ्रिक्शन आ जाता है, ठीक है। इनको हम एक दूसरे पे मसलने लगते हैं, एक दूसरे पे रगड़ने लगते हैं, ऐसे समझिए। तो होगा ये कि जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स जरा ज्यादा हैं, लूज हैं, वो ऐसे 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 फ्रिक्शन की वजह से उस बॉडी से निकल करके दूसरी वाली बॉडी के पास आ जाएंगे। बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। वो इलेक्ट्रॉन वहां से छूट करके, एक बॉडी से छूट करके दूसरी बॉडी के पास आ जाएंगे। अब जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए वो नेगेटिव बन जाएगी, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन छूट करके आए थे वो बॉडी पॉजिटिव बन जाएगी। एकदम आसान तरीका। इसको अगर मैं एक डायग्रामेटिक तरीके से या डायग्रामेटिक वे में समझाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसे बताया जा सकता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे बताया जा सकता है कि हमारे पास ऐसे दो न्यूट्रल बॉडीज थे, ए और बी। फिर हमने इनको रब करना शुरू किया, इनको रगड़ना शुरू किया, इनको मसलना शुरू किया। हो सकता है कि ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके, छूट करके, झड़ करके बी बॉडी पर आ जाए। चूंकि ए बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी, और बी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा गेन किया है जो कि ए के पास से निकल करके बी के ऊपर आए थे, तो बी बॉडी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड। दैट्स इट। इतना आसान है, ठीक है। बात समझ आई बच्चों? यस सर। अब जिस सब्सटेंस की ये एबिलिटी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को उतना टाइटली होल्ड नहीं कर पाती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को खो देगी, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन को खो देगी, और जो बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली होल्ड कर पाती है वो अपनी बॉडी को नहीं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खोएगी। अब जैसे अगर हम सिल्क का क्लॉथ लें और ग्लास की रॉड लें, और सिल्क के क्लॉथ और ग्लास की रॉड को यूं यूं हमने रब करना शुरू किया, तो ग्लास अपने इलेक्ट्रॉन्स को उतना टाइटली स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ग्लास की रॉड से निकल करके सिल्क के क्लॉथ पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ग्लास रॉड खुद ब खुद थोड़ी देर के बाद कैसी अपीयर होगी? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और
सिल्क का क्लॉथ थोड़ी देर से हमको कैसा अपीयर होगा? नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। बात आई बेटा समझ में? Yes, sir. तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, बिल्कुल ये 7th 8th की क्लास में भी पढ़ाया जाता है। अब इस पे हम और ज्यादा क्या बात करेंगे, बट टू जस्ट कंप्लीट दिस डिस्कशन मैं स्टार्ट इस पॉइंट से कर रहा हूं। तो ये पहला तरीका है जिससे हम बॉडी पर चार्जेस को ला सकते हैं। दूसरा तरीका, सेकंड अप्रोच, जिसे मैं लिखता हूं चार्जिंग बाय कंडक्शन, फ्लो ऑफ चार्जेस। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्जेस को फ्लो करा के चार्ज को अपीयर कराना। जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपको ये बात फौरन समझ आ जाएगी। लेट्स से कि यहां पर हमारे पास एक ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी है, पूरी तरीके से चार्ज बॉडी है, और एक अनचार्ज बॉडी है, एम्प्टी, खाली, कुछ नहीं। अब दोनों के दरमियान में हमने कोई वायर या कोई कंडक्शन कनेक्टिंग लिंक बना दिया हमने, और अभी हमने स्विच बंद नहीं किया है, स्विच ऑन नहीं किया है, ठीक है, ओपन है स्विच। अब जैसे ही हम ये स्विच को क्लोज करते हैं तो इस बॉडी के पास से चार्जेस निकलकर दूसरी बॉडी पर जाएंगे। ये चार्ज की प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो करते हैं, हम पढ़ चुके हैं नहीं? अच्छा, ये चार्ज कब तक फ्लो करेंगे? क्या सारे के सारे उठ करके यहां आएंगे? नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंसेप्ट होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल। तो ये चार्जेस उस वक्त तक ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल, दोनों बॉडीज की वोल्टेज सेम ना हो जाए। मान लें, इमेजिन करते हैं कि ये 10 वोल्ट पर था और ये 0 वोल्ट पर था। अब जैसे ही आपने इसको स्विच को ऑन किया तो इस पर से चार्जेस निकल करके दूसरी बॉडी पर आएंगे उस वक्त तक जब तक कि ये भी 5 हो जाए और ये भी 5 हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो यहां पर भी हमने बॉडी को चार्ज किया। अब चार्ज करने के बाद ये इन दोनों के बीच को ज्वाइन करने वाला लिंक है, इसको हटा दें तो ए अब सेपरेटली चार्ज हो गई और बी अब सेपरेटली चार्ज हो गई। दैट्स इट, यू आर डन। चार्जिंग का काम आपका पूरा हो गया। है ना इंटरेस्टिंग? Yes, sir. आइए अब एक और तीसरा तरीका देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट तरीका है, ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें हम चार्जेस डेवलप करते हैं बाय यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड एज इंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है, हम इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे आगे के चैप्टर्स पढ़ते वक्त, या इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए फर्दर जब हम कंसेप्ट्स को डेवलप करेंगे तो हम इंडक्शन वाले फिनोमेना को बार बार इस्तेमाल करेंगे। ये कैसे होता है बच्चों? जस्ट इमेजिन करो कि हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, बिल्कुल अनचार्ज्ड जिसे हम कहेंगे, कोई एक्सेस इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट फाइन, आप ऐसे समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि इसके पास सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो बैलेंस्ड हैं और इसके पास कोई एक्सेस या डिफिशियंसी वाला मामला नहीं है। न्यूट्रल बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी, लेकिन ख्याल रखें ये कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए। कंडक्टिंग का मतलब ऐसा है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से फ्लो हो सकती है, जैसे कि मेटल्स। तो ऐसी कोई कंडक्टिंग बॉडी हमारे पास जो कि अनचार्ज्ड है। अब इस बॉडी के नजदीक बस हम एक छोटा सा काम करते हैं, एक चार्ज ले जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज हम इस बॉडी के नजदीक ले जाते हैं, कुछ नहीं, बस इतना ही किया। कोई डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट इन दोनों का हमने नहीं कराया, बस हम नजदीक ले जाके इसको होल्ड करते हैं। अब गौर से सुनना बेटा, इस बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि ये एक कंडक्टर है। जानते हो ना मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस और नो? यस सर। हाँ, क्योंकि बेसिक बेसिक बातें तो आपने कहीं 9 10 में पढ़ी होंगी। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैसे तो बैलेंस्ड हालत में थे, लेकिन जैसे ही सामने पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अट्रैक्ट होने लगे किसकी तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसके इस बॉडी का वो सरफेस जो पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है, वहां पर आपको नेगेटिव चार्ज्ड डेवलप्ड मिलेंगे। ठीक है, इसे समझाने के लिए मैं बिल्कुल एक छोटी सी एक सिंपल सी मिसाल देता हूं। मान लीजिए आप अपने घर में आराम से बैठे थे, ठीक है,
एंड ये जस्ट ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ योर हाउस, मान लीजिए आप अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर हैं या किसी अपार्टमेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी फ्लोर पर आप रह रहे हैं, और घर के अंदर आप बैठे हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अंदर बैठे हुए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे आपको, लेकिन अचानक से आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में, जस्ट इमेजिन करें एक हाथी आ जाता है, एन एलिफेंट, सरप्राइजिंग, ये एलिफेंट आ गया। आपको घर के अंदर आवाजें सुनाई देने लगती है, अरे हाथी आ गया, हाथी आ गया, हाथी आ गया। व्हाट यू विल डू? आप खिड़की खोल के झांकने लगेंगे? ये सुनो, Yes, sir. Yes. तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वैसे ही झांक रहे हैं, वैसे ही इसको देख रहे हैं। एक्चुअल बाहर उठ के बॉडी को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे ये, ऐसा नहीं कि यहां से निकल गए, वो घर के अंदर ही रहेंगे, बट दे विल जस्ट अपीयर, दे विल जस्ट अपीयर, जैसे आप अपनी विंडो पे अपीयर हो जाते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, Yes. इसमें कोई डायरेक्ट टच या डायरेक्ट कांटेक्ट ऐसा कुछ नहीं किया, कोई फ्लो ऐसा कुछ नहीं किया, कोई रबिंग ऐसा कुछ नहीं किया, बस सामने ले जाकर के एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया हमने, तो खुद ब खुद क्या हुआ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे वो सारे के सारे एक तरफ माइग्रेट होके आ गए, और बॉडी का वो सरफेस जो इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है, हमको सडनली नेगेटिवली चार्ज अपीयर हुआ, और इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि बॉडी का दूसरा सरफेस अपने इलेक्ट्रॉन खो रहा है। इसका मतलब बॉडी के दूसरे साइड पर कैसे चार्जेस मिलेंगे? Positive. क्योंकि यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गए, दे जस्ट अपीयर ऑन द फर्स्ट सरफेस, तो जो दूसरा सरफेस है, जो बैक साइड वाला सरफेस है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आए, देयरफॉर ये अपने आप में इनडायरेक्टली कह लीजिए नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये है इंडक्शन प्रोसेस। आर यू गेटिंग इट राइट? Yes, sir. अब हम इसको एक पूरे टिपिकल तरीके से करना चाहें, फुल्ली चार्ज्ड बॉडी इस तरीके से अगर हम बनाना चाहें, पूरा टिपिकल अप्रोच, तो हम इसे कुछ इस अंदाज से कर सकते हैं। दो तीन तरीके मैं आपके सामने रखता हूं इंडक्शन के लिए ही, दो तीन तरीके। ये तो इंडक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि ऐसा होता है, तो वो कुछ ऐसे टिपिकली कराया जा सकता है। जरा गौर से देखें, वही सारी बातें हैं। यहाँ पे हमारे पास एक अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी है, इसके सामने ये आपने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को होल्ड किया, तो इसमें जो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो अट्रैक्ट होकर के एक तरफ आ गए। चूंकि बॉडी के अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ माइग्रेट कर चुके हैं, तो बॉडी का दूसरा साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर है बात? Yes, sir. फिर आप ऐसे ही सिचुएशन को मेंटेन करते हुए एक दूसरी इसी तरीके की बॉडी ले लें, एक दूसरी इसी तरीके की बॉडी ले लें, और इन दोनों को कांटेक्ट करा दें आप, दोनों के अंदर कांटेक्ट करा दें आप। तो क्या होगा बेटा, यहां पे चूंकि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, तो ये जो दूसरी बॉडी न्यूट्रल थी जिसको आपने इसके साथ कांटेक्ट कराया, इसके इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आएंगे। तरीका समझ आया आप? Yes, sir. इसके इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आएंगे। बाद में ये वायर आप हटा दो, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आने की वजह से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए, और चूंकि इसने अपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो ये खुद ब खुद अचानक से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस तरीके से आपको दो वेल सेपरेटेड पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज बॉडीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये कंडक्शन वाला प्रोसेस है, जिसमें मैंने कंडक्शन के साथ साथ सॉरी इंडक्शन वाला प्रोसेस है, जिसमें मैंने इंडक्शन के साथ साथ कंडक्शन की भी बात यहां पे की। क्लियर हो गई बेटा बात? Yes, yes, sir. एक दूसरा तरीका भी हो सकता है इसको करने का, अलग से कोई न्यूट्रल बॉडी इसके साथ अटैच ना करें, लेकिन एक दूसरा अप्रोच, एक सेकंड अप्रोच ऐसा भी हो सकता है कि आप एक न्यूट्रल बॉडी ले लें, फिर उसके सामने ऐसी पॉजिटिवली चार्ज एक रॉड या कोई चीज ले जाएं, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे ड्रैग होकर के, अट्रैक्ट होकर के वन साइड में आ जाएंगे, तो ये बॉडी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक वो हिस्सा बॉडी का जहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दूसरा हिस्सा जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को खो चुका है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब आप एक काम करें कि बॉडी का वो हिस्सा जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को खोया है, उसको आप अर्थिंग यानी कि जमीन के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, सो आई वाज ऑन अ पॉइंट कि आप उसको अर्थिंग करें। अब यहां अर्थिंग का क्या मतलब है? ये अर्थिंग का सिंबल है। अर्थिंग का मतलब होता है बच्चों कि हम
बहुत लो पोटेंशियल वाले टर्मिनल को किसी के साथ कनेक्ट करें, लो पोटेंशियल वाले रीजन में ले जाकर के वायर को कनेक्ट करें। अब यहां थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये पोटेंशियल का क्या मतलब है, फिर उसमें लो पोटेंशियल का क्या मतलब है। तो घबराए नहीं, जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे जाएंगे होपफुली ये सारी बातें आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल ऐसे समझ लें कि आप इसको जमीन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो यहां क्या डिफिशियंसी थी इलेक्ट्रॉन्स की? Yes. तो फिर अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ माइग्रेट होकर के यहाँ आ जाएंगे और इस पर और ज्यादा फिर निगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये पूरा भर के आप कह सकते हो कि पूरी की पूरी बॉडी एट द एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये भी एक तरीका है। ऐसे भी हम इंडक्शन इस प्रोसेस को करा सकते हैं, बट मेनली आपने ये ध्यान में रखना है कि इंडक्शन प्रोसेस होता कैसे है। यहाँ पर कोई फिजिकल डायरेक्ट कांटेक्ट या रबिंग या ट्रांसफर वाली मामला नहीं होता है। बस सामने से हम एक चार्ज ला करके रखते हैं और एक न्यूट्रल बॉडी के कंडक्टिंग बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ड्रैग होकर के अट्रैक्ट होकर के एक साइड पे जमा होते हैं और दूसरा साइड पोर्शन जो है उसका खुद ब खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब आए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चार्जिंग का या चार्ज को डेवलप करने का एक और तरीका है, इसे हम नाम देते हैं बेटा थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन जरा ध्यान दे, मैं आपको शुरुआत से बता दूं, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, अब है थर्मोनिक इमिशन। क्या है ये थर्मोनिक इमिशन? बड़ा आसान है। मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल की प्लेट है, ठीक है। उस मेटल की प्लेट को हम बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से हीट करना शुरू करेंगे। विल स्टार्ट हीटिंग इट, हीट करेंगे। अब हीट करने की वजह से क्या होगा? तो आंसर ये है कि इस मेटल के अंदर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। और चूंकि हम लगातार हीट कर रहे हैं तो वो हीट एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को भी मिलेगी, तो वो इस मेटल से शूट होके बाहर चले जाएंगे। जस्ट लाइक इमेजिन करें किसी पॉपकॉर्न मशीन के अंदर हम पॉपकॉर्न की सीड्स डाल दें तो कैसा उछलता है ना, वो पॉपकॉर्न उछलते हैं, आपने देखा होगा हीट करने की वजह से। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल वैसे इस प्लेट से पॉपकॉर्न की तरह इलेक्ट्रॉन उछल उछल के बाहर चले जाएंगे। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा जस्ट बाय हीटिंग, सिंपली बाय हीटिंग। बट इट शुड बी डन इन अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एट अ सर्टेन हाई टेम्परेचर। ये इतना आसान नहीं है कि आपने चूल्हे पे प्लेट लगा दी और चार्ज हो गई, इतना आसान नहीं है। इसको एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के साथ पूरा करना होगा। सो इसे हम कहते हैं थर्मोनिक। यहाँ थर्मोनिक वर्ड का मतलब होता है बाय हीटिंग। इमिशन, इमिशन का मतलब निकलना। तो थर्मोनिक इमिशन भी यूज किया जा सकता है बॉडी को चार्ज करने के लिए। एक और इफेक्ट है, एक और तरीका है जिससे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं और उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो हमको सिलेबस में पढ़ना है और बहुत डिटेल में पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या करेंगे कि कुछ खास तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, कुछ खास तरीके के मेटल्स होते हैं, उनके ऊपर हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। अब ये जो खास तरीके का मेटल है, एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है कुछ खास वेवलेंथ की, कुछ खास फ्रीक्वेंसी की, कुछ खास एनर्जी की, तो ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो एनर्जी दे देता है इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो वो उछल के एनर्जी मिलने की वजह से बाहर आ जाता है, इमिट होता है। अब देखो यहां भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है थर्मोनिक इमिशन वाले प्रोसेस में, और यहां भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, लेकिन यहां और यहां फर्क क्या है? यहां सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है Heat. और यहां सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? Light. चूंकि ये मटेरियल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो अल्टीमेटली हम ये भी कहेंगे कि ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, बिकॉज एनी बॉडी विच इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी गेटिंग अ चार्ज पॉजिटिव। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब एक और तरीका भी है बच्चों चार्ज बनाने का, चार्ज करने का, उसका नाम है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन बोलते हैं इसको। फील्ड का यहां मतलब है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। अब आप बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? तो घबराने की जरूरत नहीं, हम ये पढ़ेंगे आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल जस्ट एक समरी या एक काइंड ऑफ कंडीशन हमें समझनी है। तो बच्चों होगा ये कि किसी मटेरियल पर हम
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। अब समझाने के लिए मैं आपको ये कहूंगा, जैसे एक मैग्नेट आपने होल्ड किया, मान लो बेटा मैग्नेट, तो उस मैग्नेट के अतराफ में क्या मैग्नेट की ताकत फैली हुई होती है? Yes, sir. Yes, sir. अगर हम छोटा सा आयन पार्टिकल वहां पे छोड़ देंगे तो वो फौरन उसको खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो हम ये Yes, देख सकते हैं कि उस मैग्नेट के अतराफ में मैग्नेट की ताकत फैली हुई है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बराबर, क्योंकि वहां Yes. मैग्नेट की ताकत फैली हुई है। वैसे ही वो जगह जहां पर इलेक्ट्रिक ताकत फैली हुई होती है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की ताकत फैली हुई होती है, इलेक्ट्रिसिटी ऐसा पूरा तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, बस ऐसे कहे, इलेक्ट्रिक ताकत फैली हुई होती है, उस जगह को हम क्या नाम देंगे? Electric field. फील्ड। अब ऐसा कंडक्टर उठा के उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, वहां इलेक्ट्रिक ताकत फैली हुई है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जिसे हम कहेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है वहां पे, हमने वहां पे एक खाली प्लेट रख दी। अब इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, घबराए नहीं, चैप्टर में आगे कवर करेंगे हम, बट मैं यहां पर आपको कुछ बेसिक मालूमात दे रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है। तो हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे राइट की तरफ लगाया है, तो इस प्लेट के अंदर के इलेक्ट्रॉन कहां अट्रैक्ट हो जाएंगे? Left. लेफ्ट की तरफ। तो ये इस प्लेट को छोड़ करके अचानक से पॉप आउट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो फिर अल्टीमेटली इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अगर अल्टीमेटली इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो ये प्लेट फाइनली कैसा चार्ज अपीयर करेगी? Positive. पॉजिटिव चार्ज। तो ये कुछ तरीके हैं जो हम सिलेबस में रैंडमली अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग लेवल पर अलग अलग कंडीशंस को हैंडल करते हुए पढ़ेंगे। मैं फौरन ही इसको रिवाइज कर दूं, हम फ्रिक्शन से चार्जिंग कर सकते हैं, चार्ज को फ्लो करा के यानी कि कंडक्शन वाला मेथड अप्रोच यूज करके भी चार्जिंग कर सकते हैं, इंडक्शन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी हम लोग चार्जिंग कर सकते हैं, इमिशन थर्मोनिक लेवल पर या इमिशन फोटो इलेक्ट्रिक लाइट के लेवल पर, और एट लास्ट फील्ड का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रिक ताकत का इस्तेमाल करके भी हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं इसके। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, और कल यानी कि प्रीवियस लेक्चर में भी जो जो बातें मैंने आपको बताई, उन एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए कुछ सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, और फिर अगली क्लास में हम कूलम्स लॉ से शुरू करेंगे। आज के लिए हम ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस पहले निपटा लेते हैं। इफ ए चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड इन न्यूट्रल कंडक्टर, विल इट अट्रैक्ट द कंडक्टर और रिपेल इट? देखिए, चार्ज की गई बॉडी है, ठीक है, अब कैसी चार्ज की गई उसने बोला नहीं, तो लेट मी अज्यूम कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज की गई बॉडी है और मैं इसको एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी के नजदीक रखता हूं। न्यूट्रल मतलब फिलहाल इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा क्या रिपल्शन? अब स्टूडेंट तो ऐसे सोचता है, सर इस पे तो चार्ज है ही नहीं, ये कुछ नहीं करेगा, है ना, आपके मन में तो ये बात आएगी, है कि नहीं? लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें और इस प्रोसेस को अपने दिमाग में लाएं, इंडक्शन वाले प्रोसेस को, तो बच्चों हालांकि ये है न्यूट्रल, लेकिन इसके सामने हमने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रखी है, तो इस न्यूट्रल बॉडी के सारे इलेक्ट्रॉन क्या अट्रैक्ट होकर के उसके अपोजिट, उसके सामने वाले सरफेस पे अपीयर होंगे? Yes. और फिर इसके बचे हुए जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हैं हम, वो दूसरे साइड चला जाएगा। तो फिर अब इन दोनों बॉडीज में इस पॉइंट पर क्या होगा? Attraction. अट्रैक्शन। तो अट्रैक्ट हो रहा है, बट हमारे मन में एक डाउट आएगा, सर तुमने पॉजिटिवली चार्ज पकड़ा था इसलिए अट्रैक्ट होगा, अगर हम नेगेटिवली चार्ज पकड़े तो क्या होगा बताओ? तो बेटा अगर हम बॉडी एक नेगेटिवली चार्ज ले लेते हैं, मतलब इसमें पहले से नेगेटिव चार्जेस लगे हैं, और इसके सामने हम एक न्यूट्रल कंडक्टर को होल्ड कर दें, तो क्या होगा? तो बच्चों चूंकि ये बॉडी पहले से नेगेटिवली चार्ज है, तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल करके दूसरे सरफेस पे चले जाएंगे, करेक्ट है? Yes, sir. ये भी नेगेटिव है, इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर भाग जाएंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करते हैं एक दूसरे से। तो फिर अचानक से इस बॉडी के सामने वाले सरफेस पर कैसा चार्ज अपीयर होगा? Positive. पॉजिटिव, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडक्शन। याद करें इंडक्शन का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, आपके मोहल्ले में हाथी आ गया, आपने खिड़की से झांकना है, वैसे ये चार्जेस झांकने लग गए यहां से। अब इनके नजदीक तो ये हो गया, नेगेटिव के नजदीक पॉजिटिव आ गया, तो फिर ये क्या करेंगे?
Attraction. मतलब ये एक जनरल रूल बन गया कि एक चार्ज बॉडी अगर किसी न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी, हाँ कंडक्टिंग, आम कैसी भी नहीं, कंडक्टिंग बॉडी के सामने लाके रखें तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बात? Yes, sir. Yes, sir. ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मैं फिर आपको दोहरा दूं, आप सोचेंगे सर इतना मतलब क्या पढ़ा रहे हैं ये, तो मैं बहुत, जैसे मैंने कल भी आपको कहा था ना कि हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, और मैं 20 22 50 पता नहीं कितने लेक्चर्स तक ये जाएगा, पूरा 12 तक के सिलेबस को कंटिन्यू करते करते। द रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्शन जो है ये श्योरिटी देता है कि चार्जेस आए हैं, क्या ये सही है? तो बच्चों अट्रैक्शन जो है ना ये ग्रेविटेशन में भी हो सकता है, समझो बात को। अगर Yes. दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो क्या हम 100% बोलें कि इनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, मतलब इन पे चार्जेस आए हैं? हम 100% श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि दो बॉडीज मासेस रहने की वजह से भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी। अब हमको क्या मालूम? Yes, sir. तो श्योरिटी से कब कहा जा सकता है कि चार्जेस आए हैं? Repulsion. रिपल्शन होने पर, क्योंकि ग्रेविटेशन रिपल्शन नहीं करवा सकता, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, कंफर्म होगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. आइए और कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैंडल करते हैं। A positively charged body A attracts body B, then charge on body B may be। A तो पक्का पॉजिटिव है, A जो है ना वो पक्का पॉजिटिव है। अट्रैक्ट्स बॉडी B, B पर कैसा चार्ज है हमें पता नहीं है, लेकिन वो पूछ रहा है कि अगर A B को अट्रैक्ट करता है तो B पर कैसे चार्ज हो सकते हैं? Negative. नेगेटिव तो पक्का होगा क्योंकि अट्रैक्शन तो हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूं इस ऊपर वाले क्वेश्चन में कि ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो क्या कहोगे? ए तो पॉजिटिव है, लेकिन बी क्या सिर्फ नेगेटिव चार्ज बेयर कर रही है? क्या बी पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है? No. तो यहाँ क्वेश्चन में मे बी है, मे बी की बात चल रही है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो, ऐसा भी हो सकता है। समझ आई ना बात? Yes, sir. नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना? मस्ट की अगर बात करेगा तो मस्ट मतलब नेगेटिव ही होना चाहिए, कंपलसरी नेगेटिव। लेकिन उसने मे बी बोला, मे बी का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन उसका होगा और फिर अट्रैक्शन हो रहा होगा, पता नहीं क्या। जैसे यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये भी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना बेटा एक दूसरे को। ठीक हो गई बात? Yes, sir. ओके, आइए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे अच्छा खासा थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़े ध्यान से पढ़ें, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। We have 5 स्टाइरोफोम बॉल्स। फोम एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर चार्जेस को आसानी से होल्ड कराया जा सकता है, ठीक है? तो उसके हमारे पास 5 अलग अलग बॉल्स हैं, ए बी सी डी ई। हमने उस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, ठीक है, और कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने ऑब्टेन किया। बॉल ए रिपेल्स सी, ए जो है सी को रिपेल करता है। तो लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पे इसके कुछ डायग्राम्स बनाने लगता हूं। ये ए है और ये सी है, और ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपल्शन ऐसे हमको बाहर की तरफ दिखाना होता है, ठीक है? रिपल्शन जब भी हम दिखाएंगे ना तो ऐसे बाहर की तरफ दिखाएंगे, मानो जैसे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेकिन बॉल ए अट्रैक्ट करता है बी को। ये बॉल ए है अपना और ये बॉल बी है। अब एज पर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये पहले ऑप्शन से हमको पता चल रहा है, पहले ऑब्जर्वेशन से हमको पता चल रहा है कि बॉल ए और सी रिपेल करते हैं। तो आप ख्याल करें, मैंने रिपल्शन को जो है ना ऐसे बाहर की तरफ दिखाया, जबकि मैंने अट्रैक्शन को कैसे दिखाया? अंदर की तरफ। मानो जैसे दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। अट्रैक्ट होगा तभी तो यही अप्रोच बनेगा ना, और रिपेल होगा तभी तो सेपरेशन वाला मामला बनेगा। अब अगर आप किसी चीज से, किसी आदमी से नफरत करते हैं, आपको रास्ते से आता हुआ दिख गया तो आप उससे दूर भागेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कराएंगे तो जाने दो यार, इसके सामने कहाँ जाते हैं, भागो दूर। और अगर आप किसी को अट्रैक्ट करते हैं तो जाहिर है आप वेलकमिंग नेचर में आप उसके नजदीक जाएंगे।
तो डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम अट्रैक्शन को जो है ना ऐसे अंदर वाले एरोस से दिखाते हैं, अंदर वाले एरोस, और रिपल्शन को जो है हम ऐसे बाहर वाले एरोस से दिखाते हैं। इसको थोड़ा सा याद रखें, ये आगे चल के हमको बहुत काम में आएगा। और ऑब्जर्वेशन सेकंड क्या कहता है, वी हैव गॉट 5 बॉल्स, ठीक है ना, ए बी सी डी ई। अब डी बी को अट्रैक्ट करता है, डी जो है ये भी बी को अट्रैक्ट करता है। तो बेटा ये मान लो डी है, ये मान लो बी है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई, ई पर कोई इफेक्ट ही नहीं है उसका, ई पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब डी और ई अगर मैंने आमने सामने आजू बाजू में लाके रखे, डी और ई, तो ना तो अट्रैक्ट करते हैं और ना ही रिपेल करते हैं, कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है बेटा, यस सर। ये पॉइंट नंबर 1 की वजह से पता चलता है और ये पॉइंट नंबर 2 की वजह से पता चल रहा है। पॉइंट नंबर 3, अ नेगेटिवली चार्ज्ड अट्रैक्ट्स बोथ ए एंड ई। अगर हम एक नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड का इस्तेमाल करते हैं तो वो ए को भी अट्रैक्ट करेगा और ई को भी अट्रैक्ट करेगा। तो पॉइंट नंबर 3 से हमको ये पता चल रहा है कि अगर हमारे पास एक रॉड है, लेट्स से कि ये मैंने रॉड बनाई, लेकिन ये चार्ज रॉड नेगेटिव है, तो इसके सामने आप या तो ए को पकड़ो या फिर आप ई को पकड़ो, तो इन दोनों सूरतों में ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि इन सभी ऑब्जर्वेशंस के बिना पे ए बी सी डी ई पर जो पॉसिबल चार्जेस का नेचर है, पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है क्या, जीरो, जीरो मतलब चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, वो कैसा है, हमें ये बताना है। अब बच्चों मैं इसमें एक सिंपल सा लॉजिक सोचता हूं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक। पॉइंट नंबर 2 की ये बात पॉइंट नंबर 2 की शुरुआत मैंने यहीं से की क्योंकि मुझे ये सबसे ज्यादा आसान लगा। डी और ई एक दूसरे को कुछ नहीं कर पाते, ना तो अट्रैक्ट ना तो रिपेल। इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल। दोनों के दोनों न्यूट्रल है, शाबाश। सो इस पॉइंट से मैं सीधे सीधे ए ऑप्शन और बी ऑप्शन को रिजेक्ट कर दूंगा, बिकॉज इसने ई को पॉजिटिव चार्ज दिया और इसने डी को पॉजिटिव चार्ज दिया, जबकि सी ऑप्शन में दोनों 0-0 बताए जा रहे हैं और डी ऑप्शन में भी दोनों 0-0 बताए जा रहे हैं, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। ठीक है, यस सर। अब बात करते हैं ए और सी की, तो ये रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब ए और सी पर सेम चार्जेस होने चाहिए, ए और सी पर सेम चार्जेस होने चाहिए। यस सर। फिर बात करते हैं ए और बी की, तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, यस सर। मतलब ए और बी पर अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। यस सर। तो ए सी हैज गॉट सेम चार्ज, ए बी हैज गॉट अपोजिट चार्ज। तो ऑप्शन सी में भी हमको ये देखने को मिल रहा है और डी में भी देखने को मिल रहा है, ए और सी सेम चार्ज, ए और बी अपोजिट चार्ज, ए और सी सेम चार्ज, ए और बी अपोजिट चार्ज। गेटिंग इट? यस सर। लेकिन तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट कहता है कि नेगेटिव को ए ने अट्रैक्ट किया, मतलब ए श्योरली पॉजिटिव है। यस। तो ए पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, ये बात हमको सी ऑप्शन में मिल रही है। यस सर। तीसरे पॉइंट से हमें पता चला कि ए पॉजिटिव है, ए और सी रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब ए और सी दोनों पर सेम चार्जेस हैं, तो ए पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव होना चाहिए। ए और बी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए पॉजिटिव है, इसलिए बी नेगेटिव होना चाहिए। कंफर्म? यस यस। अब आपको एक कंफ्यूजन होगा, आप बोलेंगे सर ई और रॉड भी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि ई पे 0 चार्ज है? बच्चों, अगर एक नेगेटिवली चार्ज रॉड के सामने मैं खाली सरफेस, एम्प्टी न्यूट्रल बॉडी रखता हूं, तो क्या खुद ब खुद इसके सामने वाले फेस पर मुझे पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट फेस पर नेगेटिव चार्जेस मिल जाएंगे इंडक्शन प्रोसेस से? यस सर। तो अट्रैक्ट करेगा।
Yes, sir. हाँ, तो उसी वजह से यहाँ पर ये अट्रैक्शन हो रहा है, हालांकि ई न्यूट्रल है। इसका सबूत ये है कि डी और ई एक दूसरे के साथ कुछ नहीं कर पाते। फिर आप बोलेंगे सर डी भी अगर न्यूट्रल है तो वो बी के साथ कैसे अट्रैक्ट हुआ? बच्चों डी अगर न्यूट्रल है तो वो बी के साथ इसलिए अट्रैक्ट हुआ, इसलिए, समझे कि नहीं समझे? क्योंकि वो था खाली, लेकिन उसके सामने Yes. चार्ज बॉडी ला के रखेंगे तो इंडक्शन की वजह से चार्जेस तो आ जाएंगे ना, इसलिए वो अट्रैक्ट हुआ। अब यहाँ भी देखो अट्रैक्शन ही होता है, अट्रैक्ट। Yes, sir. आप समझ पा रहे हैं? तो जो बातें एक्सपेरिमेंटली इन्होंने बताई उसके हिसाब से द बेस्ट पॉसिबल कंडीशन ऑफ चार्जिंग दीज बॉडीज इज गिवन इन ऑप्शन सी। सो विल कंटिन्यू विद ऑप्शन सी, विल गो विद ऑप्शन सी। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. ओके, आइए कुछ और दो चार सिंपल क्वेश्चंस खत्म करते हैं। एक साथ मैं यहाँ 3 क्वेश्चन रख रहा हूं, बड़े ही आसान से क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। चार्ज कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड। Yes, it is always valid. Charges cannot be created, cannot be destroyed. Is it also true for mass? क्या ये मास के लिए भी ट्रू है कि मास भी कंजर्व होता है? Yes. No. हाँ, मास No. भी हो सकता है, बट वो फिर अगर कन्वर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू में जाता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट कराया जा सकता है। तो ये आंसर नो आएगा, यहाँ पे आंसर नो आएगा। मास टू मास ऐसा नहीं बोल सकते, उसका फॉर्म चेंज होकर के वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। नो आएगा इसका आंसर। चार्ज कंजर्व हो रहे हैं तो क्या वैसे ही मास भी कंजर्व होगा कि? तो नहीं। कई बार ऐसा होता है, कुछ फिजिक्स में हम ऐसे फैक्ट्स पढ़ते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि मास इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास बदल गया एनर्जी में, उसका फॉर्म चेंज हो गया एनर्जी में। ऐसा होता है, प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है। ओके, सो हम इसको पूरी तरीके से 2 + 2 4 kg ऐसा नहीं कह सकते। कुछ लॉसेस, कुछ डिफेक्ट्स यहां पर आ सकते हैं। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. ये आपकी मालूमात में इजाफा है, बस और कुछ नहीं। What are the differences between charging by induction and charging by conduction? सिंगल डिफरेंस मैं यहाँ पे क्लेम करूंगा। कंडक्शन के प्रोसेस में हमको बॉडीज के बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट डेवलप करना पड़ता है, जिसमें एक बॉडी से चार्ज फिजिकल फॉर्म में माइग्रेट करके दूसरी बॉडी पर जाते हैं। ठीक है, और ये उस वक्त तक जाते रहते हैं जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल वोल्टेज सेम न हो जाए। लेकिन इंडक्शन इस प्रोसेस में हम बॉडी के साथ किसी किस्म का कोई फिजिकल टच या कांटेक्ट डेवलप नहीं करते हैं, बस दूर रहते हुए ही हम चार्जेस को बिल्कुल ऐसे सरफेस पर खींच लेते हैं। इस प्रोसेस को हम इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इफ अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज बिकॉज। ग्लास रॉड अगर सिल्क पर रब किया जाता है तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, इसलिए क्योंकि उसके पास से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। आसान था एकदम। Yes. आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो थोड़ा बहुत मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। उन बातों को कंसीडर करते हुए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर हैंडल करते हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखें ना, सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। The charge of proton is plus, we know that, and the charge of electron is minus, we know that. तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन से 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ज्यादा है? आप बोलेंगे सर ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं? जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक लाइन बनाता हूं। ये 0 एक तरफ -2 है पॉइंट ए पर और दूसरी तरफ +2 है पॉइंट बी पर। अब मैं आपसे पूछूं भाई पॉइंट ए और बी में गैप कितना है? कितना है? 4। तो उसी अंदाज से इसने बोला कि अगर प्रोटॉन +1.6 है और इलेक्ट्रॉन -1.6 है तो क्या दोनों का जो गैप है वो 3.2 है क्या? ऐसे पूछा उसने। समझा बेटा? Yes, sir. 1.6 1.6 3.2 जैसे 2 2 4 वैसे। तो बेटा ऐसा नहीं है, ये कोई एल्जेब्रिक साइंस नहीं है कि तुम इसका लाइक डिस्टेंस में कैलकुलेशन करते हो वैसे करो, ऐसा नहीं है। ये जो पॉजिटिव कहा जाता है ये नेचर ऑफ चार्ज है, और जब हम उसे नेगेटिव कहते हैं वो भी उसका एक नेचर ऑफ चार्ज है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो एक दूसरे से 3.2 टू द 10 इंटू 10⁻⁻19 का गैप रखते हैं, इतना मैग्नीट्यूड में वो डिफरेंस रखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है,
पॉजिटिव और नेगेटिव होना सिर्फ चार्ज की नेचर को बताता है, ऐसा नहीं है कि वो इतना बड़ा गैप रखते हैं एक दूसरे के साथ। समझ आई बेटा बात? Yes, sir. ओके, Yes, sir. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। कुछ और अगले क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपकी एलिमेंट्री नॉलेज चेक कर लूं। आपको पता है एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। Yes, Yes, sir. sir. हाँ चलो, अगर पता है आपको तो थोड़ा बहुत हम वैसे भी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। Now we have three different metallic spheres, say X, Y, and Z. The charges are 10, -10, and 10 coulomb. X, Y, and Z are brought in contact. तीनों को टच किया आपने, ठीक है। अब पहले तो मैं इनकी कहानी बता दूं कि ये X है, ये Y है, ये Z है। इसके पास है +10, इसके पास है -10 कूलम और इसके पास है 10 कूलम। अब हमने इन तीनों को टच किया, ये तीनों मान लीजिए टच हो गए, X, Y, Z पूरा एक दूसरे को टच हो गया। फिर हमने इनको सेपरेट किया, ये हमने इनको सेपरेट किया। अब X के पास चला गया 3, Y के पास चला गया 3 कूलम। तो इन्होंने पूछा कि Z के पास चार्ज कितना होगा। बहुत सिंपल है बच्चों, चार्जेस आर कंजर्व्ड। याद रखो ये बात, चार्जेस जो है ना ये कंजर्व होते हैं। आप कोई एक्स्ट्रा चार्ज कहीं से क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो आप गिन लो कि शुरुआत में आपके पास कितने चार्जेस थे। +10, -10, +10, कितने चार्जेस थे आपके पास? 10 थे Yes. ना। +10 -10 10, +10 -10 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 10। अब आपने टच करके सेपरेट किया, इसके पास कितने गए? एक्स के पास। 3. दूसरे y के पास कितने गए? 3. 3 गए, ठीक है ना। सॉरी फॉर दैट, ये y होना चाहिए। तो x के पास भी 3 गए, y के पास भी 3 गए। अब हमारे पास टोटल तो 10 ही थे, तो बचे कितने जो z लेगा? 4. 4। दैट्स इट, खत्म। और क्या, और क्या हो सकता है इसमें? गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. आइए एक और देखते हैं। ये थोड़ा सा मास को रिलेट करने वाला क्वेश्चन है, आइए इसमें काम करते हैं। If a metallic coin becomes charged by +10 E, मतलब उस पे चार्ज आया +10 E, E का मतलब इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? उस कॉइन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा क्या लूज किया होगा? Lose. लूज किया होगा। तो उस कॉइन के सरफेस से 10 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, तो मास में कितना चेंज आएगा? चेंज इन मास कितना होगा? अब बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। पढ़ चुके हैं ना हम ये। Yes, sir. अब इस कॉइन ने कितने चार्जेस को लूज किया? 10. 10. 10। तो क्या उतना मास उसका कम हो गया? Yes. तो आंसर आया 10 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ आप कह सकते हो टोटल 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, इतना मास उसका कम हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा, बस ये क्वेश्चन इसलिए डिजाइन किया गया कि आपको ये समझ में आए कि जब हम किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो उसका मास रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ईच फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इट विल बी रिड्यूस बाय 9.1 इंटू 10⁻³ गेटिंग इट राइट? Yes, sir. ओके, आइए एक और अगला कैलकुलेशन करते हैं। एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आए 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस। बेटा एक हीलियम न्यूक्लियस ये अल्फा पार्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल एक हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन को तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, मतलब एक अल्फा पार्टिकल हमको चार्ज देगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैंने क्यों लिखा है ऐसा 1.6 इंटू 10⁻⁻19? क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है पॉजिटिव में। तो एक सिंगल अल्फा पार्टिकल हमें कितना चार्ज देगा?
3.2 10 to the power minus 19 कूलम। अब किसी स्फीयर पर, न्यूट्रल स्फीयर पर ऐसे 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल 1 सेकंड में आके गिर रहे हैं। बात को समझे? ठीक है, 1 सेकंड में, खाली 1 सेकंड में इतने अल्फा पार्टिकल आके गिर रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कि ऐसा अगर अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर गिरते गए, फॉल होते गए तो 2 माइक्रो कूलम का चार्ज डेवलप होने तक कितना टाइम होगा? ये टोटल टाइम कितना लेगा? 2 माइक्रो कूलम का चार्ज डेवलप करने के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा? तो बड़ा सिंपल है, ये कैलकुलेशन 1 सेकंड में हो रहा है। अब ध्यान से सुने, मैं इसको एक टेबल के तरीके से आपको समझाता हूं। टाइम, चार्ज। टाइम 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना चार्ज डेवलप हो रहा है? 10 to the power 12 into 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम। क्या कहते हो बेटा? yes कितना देता है? ए कितना देता है और 1 सेकंड में कितने आ रहे हैं? 10 to the power हाँ, इतने आ रहे हैं। अब हमें पता करना है कि कितना टाइम लगेगा जब टोटल चार्ज हो जाए 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। माइक्रो का मतलब -6 कल पढ़ा था ना हमने। yes sir हाँ, तो हमको टाइम निकालना है। अब कहानी बड़ी आसान है, 1 सेकंड में इतना आ रहा है तो इतना चार्ज होने के लिए टाइम कितना लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आता है ना ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर आपस में डिवाइड कर देना है। तो क्या टाइम का कैलकुलेशन कुछ ऐसा बनेगा? 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, चेक कर लो जरा मैं सही कर रहा हूं क्या, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 12 इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्या कहते हो? yes sir सो ये 2 और 3.2 ये अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा बेटा 1.6। ये तो 1.6 हो जाएगा, इतना पक्का है। आप देखो बेटा, ये है +12 और ये -19, कितना होगा ये? +12 -19 -7 -7। न्यूमरेटर में है -6, डिनोमिनेटर में है -7। अगर ये न्यूमरेटर में शिफ्ट कराया जाता है तो -6 + 7 यानी कि बचेगा 10, या इनफैक्ट कह लीजिए 10 पावर 1। ठीक है, अब 1 Yes, sir. अपॉन 1.6 कितना होता है? 0.625 इंटू 10 टू द पावर 1। इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 6.25 सेकेंड। ये इसका आंसर होगा। मतलब टोटल इतना चार्ज डेवलप करने के लिए हमको तकरीबन 6 सेकंड लगेंगे। 6 सेकंड 6.25, 6¼ सेकंड, इतना टाइम लगेगा हमको। आ रहा है बच्चों समझ में? yes sir yes sir ओके, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं वैसे क्वेश्चन अभी फिलहाल ज्यादा इंक्लूड नहीं करूंगा जिसमें एवोगाड्रोस नंबर का कैलकुलेशन और ये सब कुछ होता है। लेटर ऑन धीरे धीरे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो इन बिटवीन आई विल ऐड दोस क्वेश्चंस। फिलहाल कुछ बेसिक्स पर ही हम आज रुकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलें। एक कॉपर स्फीयर है जिसमें टोटल 2 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स हैं। कितने सारे एटम्स हैं? एटम्स यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होगा, न्यूट्रॉन होगा, पूरा एक स्ट्रक्चर। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम इज 29e। हर एटम का जो टोटल चार्ज है वो 29e है और इतने एटम है। और E का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है और हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, याद रखें। Now what fraction of electron must be removed from the sphere to give it a charge of +2 microcoulomb? कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तुम? फ्रैक्शन में बोल रहा है वो। ठीक है, तो बच्चों हम सबसे पहले निकालते हैं कि स्फीयर के पास टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल एटम्स, एटम के अंदर कितना चार्ज, ऐसा मिला के टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर। तो इसके पास कितने एटम हैं?
2 into 10 to the power 22। हर एटम में कितना चार्ज है? 29 ई का मतलब होता है 1.6 into 10 to the power minus 19। तो थोड़ा बहुत इसको सॉल्व कर लेते हैं। 29 ई 29 into 2 कितना हो गया? 58। ये 1.6 रहने दें। ये माइनस 19 और प्लस 22 कितना हुआ? प्लस 3। मतलब स्फीयर के अंदर जो भी पॉसिबल चार्जेस हैं सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को मिला के वो इतने हैं। समझे बेटा? Yes, sir. जरा गौर करें क्वेश्चन पर। स्फीयर के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं मान लो। अब हमको उसमें से कुछ निकालने का है, कुछ निकालने का है ताकि उस स्फीयर पर कितना पॉजिटिव चार्ज आए? +2 microcoulomb. हाँ, तो बच्चों अब मैं अगला पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स removed from sphere to get +2 microcoulomb charge। अब आपको याद है बेटा हम एक ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं जिसमें हम लिखते हैं Q is equal to NE, याद है? Yes, sir. N वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम या तो एक्स्ट्रा लगाते हैं नेगेटिव चार्ज डेवलप करने के लिए या किसी बॉडी से निकाल लेते हैं पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने के लिए। तो यहां तो निकालना है, तो ये हो गया Q by E। अच्छा Q कितना है? 2 into 10 to the power minus 6 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय E कितना है? 1.6 into 10 to the power minus 19। तो क्या हमें टोटल इतने इलेक्ट्रॉन स्फीयर में से निकालने पड़ेंगे? Yes, sir. तो हम 2 माइक्रोकूलम का चार्ज डेवलप कर पाएंगे। अब सवाल की तरफ ध्यान दें। उसने पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड। उसने ये नहीं पूछा कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उसने पूछा कि फ्रैक्शन में कितना निकालोगे। अब यह फ्रैक्शन का मतलब जानते हो क्या है? फ्रैक्शन का मतलब ये है कि तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से तुमने कितने निकाले। समझे? जैसे आपके पास 100 रुपये हैं और आपने 100 रुपये में से 10 रुपीज खर्च किए, तो आपने कितना फ्रैक्शन खर्च किया? तो आंसर आएगा 10/100। 10 खर्च किया 100 में से। बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब जैसे इस स्फीयर के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इतने इतने एटम और हर एटम में इतने 29 ई। तो इसके पास टोटल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 58 into 1.6 जो into भी 10. नंबर बनेगा, मैंने यहाँ सॉल्यूशन नहीं बनाया इसका, इंटेंशनली लंबा चौड़ा हो जाएगा इसलिए। इतने मौजूद इलेक्ट्रॉन में से हम निकाल कितने रहे हैं? इतने। ठीक है? Yes, sir. अब मुझे आप बताएं कि अगर मैं फ्रैक्शन लिखना चाहता हूं, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, ये हम कैसे लिखेंगे? Total number of electron divided by number of electron. नहीं, तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया फिर बेटा। Number of electron divided by total number of electron. हमेशा नीचे आएगा। तो टोटल हमारे पास कितना है? 58 into 1.6 into 10 to the power 3। अब इसमें से हमने कितना निकाला? इसमें से हमने कितना निकाला? दैट्स द पॉइंट। इसमें से हमने निकाला 2 into 10 to the power minus 6 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19। बात समझ आई बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो दैट गिव्स आवर आंसर। अब ये कैलकुलेट कर लो आप, अब फिर आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसके कैलकुलेशन में अब नहीं जाता हूं यहाँ पे। फ्रैक्शन का मतलब आपका जैसा परसेंटेज निकलता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, होता है ना ऐसा? Yes, sir. तो ये हमने इतने निकाले और हमारे पास इतने थे। अब जितने हैं हमने उतने ही निकाले, तो हमारा फ्रैक्शन 100% हो जाएगा। दोनों कट कटा के 1 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज हो जाएगा 100। क्लियर हो रही है बेटा बात? Yes, sir. So Sir. that way we try to do, that way we try to calculate or estimate the conditions of you may say calculation।
Getting it right? Yes, sir. ओके अच्छा 1 सेकेंड रुकना, ये हाँ माइक्रोकुलम में ही था, ठीक, इट्स ओके। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, ये कैलकुलेशन आप पूरा कर लें। बट वेल इस क्वेश्चन से मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि हमें फ्रैक्शन कैसे रिलेट करना है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये 2 लेक्चर इंट्रोडक्शन के लिए मैं समझता हूँ काफी है, जिसमें हमने चार्जेस क्या होते हैं और चार्जेस कैसे डेवलप किए जाते हैं इस पर थोड़ी बहुत डिस्कशन की। होपफुली अगली क्लास से हम काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के साथ शुरू करेंगे, और वो है कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बिल्कुल शुरुआत, उसकी जान ऐसे समझ लीजिए आप। तो विल स्टार्ट विथ कूलम्स लॉ इन द कमिंग क्लास। रुक जाए फिर। Yes, sir. Yes, sir.